नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन से हम लोग एनसीईआरटी अरिहंत नोट्स के सामान्य विज्ञान को प्रारंभ करने वाले हैं और उसके अंतर्गत भी हम लोग सजीवों का वर्गीकरण देखेंगे, जो कि बायोलॉजी के अंतर्गत आपका एक चैप्टर है। तो ध्यान रखना है कि हमारा पूर्व में जो अरिहंत एनसीईआरटी नोट्स का जो सेशन चल रहा था वो हमारा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री लगभग समाप्त होने के कगार पे 2 चैप्टर और बचे हुए हैं उसके। साथ ही साथ हम लोग ज्योग्राफी के एक चैप्टर को हम लोग देख चुके हैं और आज से हम लोग ये सामान्य विज्ञान को ही प्रारंभ कर लेंगे, ताकि साथ साथ हमारा सारा जो बुक है एक साथ में ही हमारा चलता रहे। पार्ट 1 का सेशन होने वाला है सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित सेशन, मूलतः एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है जो ये सेशन होगा आने वाले 14वें जेपीएससी और हमारा 71वीं बीपीएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बुक काफी अच्छी है, मैंने पढ़ी है और आप लोगों को आगे पता चलेगा कि ये बुक अच्छी क्यों है और मैंने इसे पढ़ा क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, आज के इस सेशन में हम लोग जीव विज्ञान के परिचय को समझने का प्रयास करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। यहाँ से कुछ मुख्य चीजों को हम लोग उठा करके लेकर के निकल जाएंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे संबंधित केवल हम लोग वहां पे फोकस कर पाए। आपका ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी पे आधारित है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है कि तमिलनाडु बोर्ड और एनआईयूएस के नोट्स से भी यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करी गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग जीव विज्ञान के परिचय की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि लिविंग बीइंग्स किसे कहा गया है। तो अगर हम लोग इसे बात करेंगे तो सभी सजीवों, चाहे वो पादपों और जंतुओं की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन अगर हम लोग देखें तो जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सजीवों का अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, और बायोस लाइफ और लोगोस स्टडी को ही हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसे 2 अतिरिक्त शाखाओं में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला हमारा प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान है, दूसरा पादप विज्ञान। अब विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अब प्राणियों या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं, और जिसके अंतर्गत पादपों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बॉटनी के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि अरस्तु की जब बात करेंगे तो उन्होंने जंतुओं की रचना, स्वभाव, जनन तथा मुर्गी के अंडों में भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन किया था, और उनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम जो है ये हमारा अरस्तु की पुस्तक का नाम है, और इसमें इन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया है। इसी के कारण इन्हें विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ साइंस, बायोलॉजी और जूलॉजी हम लोग किसे कहेंगे तो अरस्तु को कहेंगे। यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखिएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है तो हिस्टोरिया एनिमेलियम इनकी पुस्तक का नाम है। साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ साइंस, बायोलॉजी और जूलॉजी भी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस की बात करेंगे तो इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम का नाम याद रखिएगा। इसमें थियोफ्रेस्टस ने विभिन्न पादपों और उनकी आयु और आकार आदि का वर्णन किया है, और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बॉटनी के रूप में थियोफ्रेस्टस को हम लोग जानते हैं। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी के रूप में जाने जाते हैं। ये 3-4 चीज आप लोग यहाँ से ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, बेसिक बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी। उसके अंतर्गत आप लोग पीडीएफ के माध्यम से या बुक के माध्यम से इसे कवर कर सकते हैं। अब आइए सजीव जगत की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इस चराचर जगत को अगर हम लोग देखते हैं, इस पृथ्वी को हम लोग देखते हैं, तो जीव, संपूर्ण पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव 2 विशेष प्रकार के चीजें पाई जाती हैं। दोनों वस्तुएं यहाँ पे उपस्थित होती हैं। तो वैसी वस्तुएं जो वृद्धि करे, विकास करे, प्रतिक्रिया करे और जीवन के दूसरे लक्षणों को प्रदर्शित करती है उसे सजीव कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि आज तक किसी ने सजीव की स्पष्ट तौर पर परिभाषा आज तक नहीं दे पाए हैं कि हम लोग यूं कह सकें कि सजीव को सही ढंग से अगर हम लोग चाहें तो परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें और समाहित करनी होंगी, तो एक निश्चित परिभाषा देना अत्यंत ही कठिन है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं
कि सजीवों के कुछ निश्चित लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम लोग सजीव और निर्जीव के मध्य विभेद कर सकते हैं। सजीवों के लक्षण की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला लक्षण होता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखना है हमें, और इसे जीवधारियों के जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को जीवधारियों के जीवन का भौतिक आधार माना गया। बड़ा अच्छा प्रश्न बन जाता है ये, और इसी में सभी प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं, सब जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म में ही संपन्न होती हैं। यह एक प्रकार की जटिल रासायनिक संरचना है और जीव द्रव्य निरंतर परिवर्तन की स्थिति में रहता है, यह ध्यान रखिएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर किसी वस्तु में जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, तो उसे हम सजीव मान सकते हैं। इसके बाद आपका कोशिका संरचना हो गया, सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी में एक का निर्माण जो होता है वह या तो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और कोशिका जो होती है जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ये ध्यान रखिएगा। कोशिकाओं की उपस्थिति सजीवों को सजीव बनाती है। पोषण ध्यान रखिएगा, वृद्धि और गति करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके लिए भोजन की आवश्यकता होगी, और भोजन से ही हमें पोषण की प्राप्ति होती है। जैसे हम लोग पौधे की बात करेंगे या जल, पौधे की जब बात करते हैं तो ये मृदा से जल, खनिज लवण और लेकर के, और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से ये भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पोषण की प्राप्ति होनी चाहिए। उपापचय या मेटाबॉलिज्म, वहां अगर हम लोग देखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होनी चाहिए। और जीवों में अगर हम लोग बात करें तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसे हम लोग उपचय क्रियाएं, रचनात्मक, ये इनमें उपचय क्रियाएं जो होगी वो रचनात्मक होती हैं। इससे सरल से जटिल पदार्थ बनते हैं और ये जीव द्रव्य के घटक होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके विपरीत अगर हम लोग अपचय की बात करें, कैटाबॉलिक की बात करें, तो ये क्रियाएं विनाशात्मक होती हैं। इनसे जटिल पदार्थों का विघटन होता है। जैसे श्वसन की हम लोग बात करते हैं, श्वसन से हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह का निर्माण होता है और उसका विघटन भी श्वसन के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि जो उपापचय के अंतर्गत जटिल पदार्थों का बनना और उनका विघटन होना उपापचय के अंतर्गत या मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत होता है। श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है और वो ऑक्सीजन लेकर के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं, और इस क्रिया से ही भोज्य पदार्थ में जो संचित ऊर्जा होती है वो मुक्त होती है, और इससे संपूर्ण जीवन की जो भौतिक क्रियाएं हैं या जैविक क्रियाएं हैं वह संचालित होती है। सजीवों में गति होती है, सभी जीवधारी में क्या होगा, गति होगा। कोशिका के अंदर की बात करेंगे तो जीव द्रव्य का या पौधे के स्वतंत्र भाग, जैसे आपका गैमेट हो गया या जूस्पोर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन होता है वह क्या कहलाएगा, गति कहलाता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि सजीवों में वृद्धि होती है, प्रजनन होता है, प्रजनन करते हैं, और अपने समान जीवों की उत्पत्ति वो लोग कर सकते हैं। उनमें संवेदनशीलता और अनुकूलता होती है। ध्यान रखें कि वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अनुभव सजीव कर सकते हैं और इसके लिए वो संवेदनशील होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग भोजन ले रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, तो हमें अपने शरीर से विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थों को बाहर भी निकालना होगा, और विषाक्त पदार्थों के बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग उत्सर्जन या एक्सक्रीशन के रूप में जानते हैं। इससे शरीर में उपस्थित हानिकारक और अनावश्यक पदार्थों को शरीर बाहर निकाल पाता है, और यह क्रिया जो होती है जीव में जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इन चीजों के आधार पर या इन पैरामीटर्स के आधार पर हम लोग सजीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी की। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो किसी स्थान विशेष पर प्राकृतिक रूप से, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों की भिन्न भिन्न प्रजातियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखी जाती है। जैसे उनका स्वभाव हो गया, उनका रंग, रूप, संख्या आदि हमें देखने को मिलती हैं। जीवों की इन विभिन्नताओं को हम लोग जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के रूप में रखते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करेंगे तो इसका सबसे पहली बार जो प्रयोग है वो वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। वाल्टर जी रोजेन ने सबसे पहली बार जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे इसे, और बराबर ये प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रयोग रोजेन के द्वारा इस शब्द का प्रयोग रोजेन के द्वारा 1985 ईस्वी में किया गया था, और जीवों में
मिलने वाली इस विविधता को ही हम लोग क्या कहेंगे, जैव विविधता के रूप में इसे हम लोग विभाजित जैव विविधता के रूप में जानते हैं। और जैव विविधता के कारण ही हम लोग क्या देखते हैं कि प्रकृति में संतुलन बना रहता है, और जो हमारा संपूर्ण इकोसिस्टम होता है या पारितंत्र, उसमें खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें आपूर्ति बनी रहती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेगा डाइवर्स है, मेगा डाइवर्स के सूची में रखा जा सकता है, तो ध्यान रखना है हमें कि संपूर्ण पृथ्वी पर कुछ गर्म और नमी वाला भाग उपस्थित है, जो कि हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। इन दोनों रेखाओं के बीच में जहां गर्मी अधिक पड़ती है और नमी की मात्रा भी अधिक है, वहां पर पादपों और जंतुओं में अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं, यानी कि अलग अलग ढंग के पादप और जंतु वहां पर प्राप्त होते हैं। यह क्षेत्र जो होगा, इस क्षेत्र को हम लोग मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मेगा डाइवर्सिटी के क्षेत्र के रूप में जानते हैं। कर्क रेखा की जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के बीच में विषुवत रेखा है, उत्तर में हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर हमारा कर्क रेखा है, और दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ में हमारा मकर रेखा को संदर्भित करते हैं। इन दोनों के बीच नमी और गर्म स्थानों में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादपों और जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसे मेगा डाइवर्स के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इन दोनों रेखाओं के मध्य जो देश आते हैं, उन देश को हम लोग मेगा डाइवर्स के रूप में भी कह सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया हमारा हो गया, भारत हो गया, चीन, ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, मेडागास्कर और जायरे आदि जो है, ये सभी मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या इन देशों को हम लोग मेगा डाइवर्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग पढ़ लिए जैव विविधता, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब जंतुओं या जीवों या पादपों का वर्गीकरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम उनका वर्गीकरण नहीं करेंगे तो हम यह पहचानेंगे कैसे कि आखिर ये कौन सा पादप है, कौन सा जंतु है। तो मानव जाति के लिए इनकी उपयोगिता जानने के लिए जीवधारियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे जैसे नए जीवों या पादपों की खोज होती है, तो उसे हम लोग इस वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं, ताकि हमें अध्ययन के अंतर्गत सुविधा प्राप्त होती रहे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वर्गीकरण से जीवों के विकास क्रम का भी हमें ज्ञान होता है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसका वर्गीकरण पद्धति का जो मुख्य कार्य है, वह वर्गीकरण की आधारभूत इकाइयों को पहचानना और उनका वर्णन करना होता है। वर्गीकरण के आधार की जब हम लोग बात करेंगे कि आखिर पादपों या जंतुओं का जो वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं, वो किस आधार पर करेंगे, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कुछ सजीवों के कुछ विशेष लक्षण, और उन्हीं के आधार पर हम लोग जातियों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो कोशिका संरचना या सेल स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन करते हैं किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं को। तो ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें झिल्लीबद्ध या मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, और इसमें एक सुविकसित केंद्रक या न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इसके कारण यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोशिका के विभिन्न भागों में कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक और झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। शारीरिक संरचना की बात करेंगे तो एक कोशिकीय जीव है से लेकर के बहुकोशिकीय जीवों की संरचना में शरीर संरचना काफी अलग अलग होती है। तो ये सब चीजों को हम लोग देख लेंगे। साथ ही साथ पोषण की बात करेंगे। कुछ पोषण के आधार पर जब हम लोग जीवों का विभाजन करते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, एक विषमपोषी या हेट्रोट्रॉफस जो कि स्वपोषी जीवों और अन्य विषमपोषी जीवों एवं मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शारीरिक संगठन के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे, और कार्यात्मक संगठन या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर भी जीव जंतुओं पादपों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम लोग कार्यात्मक संगठन की बात करते हैं तो वह एक कोशिकीय जीव हम लोग जानते हैं। यह चलता किससे है, तो कूटपाद या स्यूडोपोडिया के माध्यम से, स्यूडोपोडिया के माध्यम से अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है। वहीं मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य के दो पश्चपाद या हिंड लिम्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग पैर के रूप में कहते हैं। इससे हम लोग गमन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जीवों में
जो शारीरिक संगठन की तरह कार्यात्मक संगठन में भी विभिन्नता पाई जाती है और इसके आधार पर भी हम लोग वर्गीकरण करते हैं। पादप की अगर हम लोग बात करेंगे तो पादप एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन जंतु जो होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते रहते हैं। अब वर्गीकी पदानुक्रम की जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आप लोगों से बराबर पूछा जाता है कि वर्गीकी पदानुक्रम में कौन सा स्थान कहाँ पे है, या 4-5 दिए रहते हैं और उन्हें सीरियल वाइज आपका चाहे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के लिए दे दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि विभिन्न वर्गीकी श्रेणियों या टैक्सोनॉमिकल सीरीज को एक उचित क्रम में व्यवस्थित करना वर्गीकी पदानुक्रम या लीनियन पदानुक्रम के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्गीकी पदानुक्रम या टैक्सोनोमिक हायरार्की को हम लोग लीनियन हायरार्की के नाम से भी जानते हैं। और वर्गीकरण की जो सबसे आधारभूत इकाई है वो जाति है। आधारभूत इकाई सबसे नीचे जो होगी वो जाति होगी और सबसे ऊपर जो होगा वो आपका जगत या किंगडम होगा। जाति और जगत के मध्य सारे वर्गीकरण के फैक्टर्स को हम लोग समाहित कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वर्गीकरण और उसके मूल सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उसे टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं, सबसे निचले स्तर पर जब हम लोग वर्गीकरण में जाएंगे तो जाति सबसे पहला हमारा विशिष्टता होती है, स्पीसीज, और यहाँ पर लैंगिक जनन करने वाले प्राकृतिक जीवों का समूह होता है। जाति के बाद हम लोग जाते हैं वंश में, संबंधित जातियों का समूह होता है। वंश के बाद हम लोग एक कुल या फैमिली में जाते हैं, यह एक या अधिक संबंधित वंश से है। इसके बाद आपका गण या ऑर्डर होगा, एक या अधिक संबंधित कुल से संबंधित हो जाएगा आपका गण। गण के बाद अगर हम लोग आगे देखें तो ध्यान रखिएगा क्लास, क्लास के बाद संघ या प्रभाग, और प्रभाग के ऊपर हमारा संपूर्ण किंगडम या जगत का स्थान आता है। और संपूर्ण वर्गीकी के अंतर्गत जगत जो है यह उच्चतम वर्गीकी श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग प्लांटी या एनिमेलिया को रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये क्रम याद रखने का आप लोग प्रयास रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आखिर नामकरण या वर्गीकरण की जो पद्धति है वो कौन सी पद्धति है, तो ध्यान रखिएगा कि नामकरण के लिए कैरोलस लीनियस ने द्विनाम या द्विपद नाम नामकरण पद्धति का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया था। इनके द्वारा ही खोज किया था। और कैरोलस लीनियस की पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, उसमें इन्होंने इस वर्गीकरण पद्धति को लिखा था और इसका वर्णन किया था। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब पहली बार कैरोलस लीनियस के द्वारा वर्गीकरण का खोज किया गया तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में कैरोलस लीनियस को जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस वर्गीकरण के अनुसार इन्होंने प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग बताए हैं। पहला भाग जीव के वंश को प्रदर्शित करता है जिसे हम लोग जेनेरिक नाम कहते हैं, और दूसरा भाग जीव की जाति या स्पीसीज को प्रकट करता है जिसे एक विशिष्ट या स्पेसिफिक नाम के रूप में संदर्भित हम लोग करते हैं। यानी कि जेनेरिक और विशिष्ट नामों के समूह को हम लोग कैरोलस लीनियस ने क्या किया, तो द्विनाम वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत शामिल किया था। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो इटैलिक भाषा में लिखे जाते हैं। जैसे हम लोग घरेलू चिड़िया की बात करेंगे, घरेलू चिड़िया का वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है। पैसर डोमेस्टिकस को हम लोग इटैलिक भाषा में लिखेंगे। पैसर को यहाँ पर वंश कहते हैं और डोमेस्टिकस उसकी जाति को निरूपित करता है। इसी के अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कुछ एक वैज्ञानिक नाम है और सामान्य नामों के नाम में, जैसे हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, जिसमें वंश आपका होमो हो जाएगा और कुल जो है होमिनिडी, गण आपका प्राइमेटा हो जाएगा, वर्ग मैमेलिया है, स्तनधारी है, और संघ है आपका कार्डेटा। कार्डेटा वर्ग का संघ का क्या है या भाग का होमोसेपियंस एक जाति है। इसके अतिरिक्त घरेलू मक्खी का नाम मस्का डोमेस्टिका है। मस्का डोमेस्टिका, आगे कुलगण ये सब ध्यान रखेगा। और मक्खी किस संघ या भाग से संबंधित है, तो ऑर्थो और पोडा वर्ग से संबंधित है। आम की बात करेंगे तो आम आपका मैंगीफेरा इंडिका है। मैंगीफेरा
इंडिका है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एंजियोस्पर्मी है, संघ या किस संघ का है, तो पादप वर्ग के एंजियोस्पर्म का एक वंश का, एंजियोस्पर्म संघ का एक फल है मैंगीफेरा इंडिका। गेहूं की बात करेंगे तो इसका नाम ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, यह भी क्या है, एक एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म का ही आम है, एंजियोस्पर्म का ही एक गेहूं है। दोनों एक ही संघ या भाग से संबंधित है। अब सब सजीव जगत के वर्गीकरण की बात करेंगे तो कैरोलस लिनियस के उपरांत हम लोग ने देखा कि आर.एच. विटकर ने 1969 में 3 स्तरों पर जीवों के 5 भागों को वर्गीकृत किया था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैरोलस लिनियस ने जब वर्गीकरण किया था तो उसमें कुछ जीवों को किस वर्ग में रखा जाए, किस संघ में रखा जाए, उसको लेकर के काफी उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मच्छर काफी ज्यादा परेशान किए हुए हैं। आज मैंने ऑल आउट भी नहीं लगाया है, पता नहीं कहाँ पे रह गया है। तो ध्यान रखिए, बारिश के बाद मच्छर का मौसम, बहुत मच्छरों की जो जातियां होती है, विभिन्न प्रकार की जातियां उपज करके सामने आ जाती हैं और वो आपके कान, नाक, मुंह सभी जगह भिनभिनाते रहते हैं। नीचे पैर में काफी ज्यादा मच्छर भी काट रहे हैं। अब यहाँ से उठने के पश्चात ही इसका कुछ उपाय किया जा सकता है। तो खैर, पहले हम लोग सजीव जगत के वर्गीकरण का उपाय कर लेते हैं, उसके बाद मच्छरों का भी उपाय कर लिया जाएगा। तो आर.एच. विटकर ने 1969 में संगठन के 3 स्तरों के आधार पर जीवों को 5 जगतों में विभाजित करने का प्रयास किया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जगत हैं। ये 5 जगतों में संपूर्ण सजीव जगत को वर्गीकृत करने का प्रयास विटकर के द्वारा किया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त कार्ल बोस ने मोनेरा जगत को 2 डोमेन, एक आर्किया और दूसरा यू बैक्टीरिया में विभाजित किया था। से सभी जीवों को इन्होंने यूकेरिया डोमेन में रखा था। आज हम लोग जो पढ़ते हैं वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी, वह आर.एच. विटकर का टैक्सोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोनेरा जगत की बात करेंगे तो मोनेरा जगत जो जीव होते हैं, इनका शरीर एक कोशिकीय होता है, प्रोकैरियोटिक जीव होता है और मुख्य कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। और ये जीव जो होंगे, ये कशाभिकाओं या फ्लैजिला की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि जो मोनेरा जगत के जंतु होंगे वो प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं और इनके इस प्रकार के जीवों में जो जनन होगा या प्रजनन या रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलैंगिक और विखंडन विधि के द्वारा होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विकासीय स्थिति के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा आदिम आर्की बैक्टीरिया और दूसरा वास्तविक या यू बैक्टीरिया। ये ध्यान रखिएगा, जीवाणुओं के 2 प्रकार होते हैं। अब आर्की बैक्टीरिया की जब हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक समूह का एक सदस्य है और इन्हें सजीव जीवाश्म या लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि लिविंग फॉसिल का दर्जा किसे दिया गया है, तो ये आपका आर्की बैक्टीरिया को दिया गया है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि ये जो है चरम वातावरण की स्थिति, जैसे नमक की उच्च सांद्रता वाले जगह जहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो, अम्लीय वातावरण या क्षारीय माध्यम या गंधक स्रोतों में भी आर्की बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं। अलैंगिक जनन होता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। यू बैक्टीरिया की बात करेंगे तो यू बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। ल्यूवेन हॉक ने यू बैक्टीरिया को खोजा था, बाद में एहरनबर्ग ने इसका नामकरण बैक्टीरिया इसे नाम दिया था। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि किण्वन, जिसे कि हम लोग फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं, उसकी खोज लुईस पास्चर के द्वारा ही की गई थी और फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा ही हम लोग शराब निर्माण करते हैं या बेकरी उद्योग में फर्मेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, किण्वन या फर्मेंटेशन पर कार्य करने के कारण ही लुईस पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इन्हें कहते हैं। जीवाणुओं की विशेषताओं की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, काफी छोटे होते हैं, सरल और आदि या सिंपल या प्रिमिटिव जीव है, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव है, स्वतंत्र या समूह के रूप में रहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सबसे महत्वपूर्ण है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे प्रश्न पूछा जा सकता है
जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण किससे होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन से होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग के लिए आ जाएगा। साथ ही साथ कोशिका द्रव्य की बात करेंगे तो जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स, जैसे आपका गोल्गी का माइटोकॉन्ड्रिया या अंतः प्रद्रव्य जलिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये सब नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि राइबोसोम जो होगा वह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक पेप्टिडोग्लाइकेन और राइबोसोम के विषय में जीवाणु के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इनका ध्यान रखिएगा कि गोल छड़ाकार सर्पिलाकार होता है, इन्हीं के आधार पर हम लोग बैक्टीरिया का नामकरण भी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पर्णहरित नहीं होता है और पोषण के लिए या तो ये परजीवी होते हैं या मृतोपजीवी या मृत शरीर के ऊपर निर्भर करते हैं या दूसरे शरीर के ऊपर ये निर्भर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ जो जीवाणु होते हैं वो रसायन संश्लेषी भी होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं। वहीं ध्यान रखिएगा कि कुछ जीवाणुओं में पर्णहरित भी पाया जाता है, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो विरिडीन आदि पाए जाते हैं। और ये जीवाणु क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इनका प्रचालन जो होगा या चलना जो ये लोग करते हैं, ये कसाव जिसे हम लोग सीलिया कहते हैं या कशाभिका जिसे फ्लैजिला कहा जाता है, सीलिया और फ्लैजिला के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। और इसमें जो प्रजनन होता है वो द्विविभाजन या बाइनरी फिजन के द्वारा इनमें प्रजनन होता है। साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे, हम लोग बड़ा नाम सुनते हैं साइनोबैक्टीरिया का। इसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन अलगी या नील हरित शैवाल। इसमें हरित पादपों की तरफ पर्णहरित या क्लोरोफिल अल्फा पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ये ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनमें अगर हम लोग देखें तो इनकी कॉलोनी होती है और इनकी कॉलोनी प्रायः जेली नुमा आवरण से ढकी रहती है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर प्रदूषित जल की बात करेंगे तो साइनोबैक्टीरिया मूलतः प्रदूषित जल में बहुत ज्यादा फलते फूलते हैं। नॉस्टक और एनाबिना दो नीलहरित शैवाल या ब्लू ग्रीन अलगी हैं जो वातावरण के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक टर्म है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट ये टर्म है और हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं के माध्यम से ही जो नॉस्टक और एनाबिना है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो हेट्रोसिस्ट भी यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं कि रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की बात करेंगे तो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। यहाँ एटीपी का ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम हो जाएगा, ये बराबर पूछा जाता है। और ये जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होंगे ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों का पुनर्चक्रण या रिसाइकिल करने में भी इनकी मुख्य भूमिका होती है। इनमें जो जनन होगा ये वेजिटेटिव प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रकार का होता है। अब आइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ बॉक्स में दिया गया है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रकार के नोट्स को। यहाँ ध्यान रखना है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बनिक अपशिष्टों जैसे हमारा सब्जियों के छिलके हो गया, जीव जंतुओं के अवशेष या विष्ठा जिसे हम लोग मल के रूप में भी जानते हैं, तो इनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा ही किया जाता है और ये हानि रहित अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। तो कार्बनिक अवशिष्टों का निस्तारण जीवाणुओं के माध्यम से किया जाता है। वहीं औषधि उत्पादन में करेंगे, कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम लोग जीवाणुओं का प्रयोग करेंगे। लैक्टोबैसिलस जीवाणु से दूध से हम लोग दही का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाणुओं का जो उपयोग है वह पनीर, अचार और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन और उनके परिरक्षण में भी किया जाता है। बेकिंग उद्योग की बात करेंगे तो वहां पर ईस्ट को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। ईस्ट की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, फूले हुए ब्रेड या मुलायम ब्रेड का निर्माण करते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि ईस्ट
अगर हम लोग देखें तो यह तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, जिससे खमीर वाले मैदे में, ध्यान रखिएगा, खमीर वाले मैदे या आटे का आयतन बढ़ जाता है। ये अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि खमीर वाले मैदे या आटे का आयतन बढ़ता है या घटता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आयतन हमेशा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा हमारा, तो केक, पेस्ट्री और ब्रेड बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शराब उद्योग या अल्कोहल उद्योग में भी इनका उपयोग होता है। चीनी उद्योग में हो जाएगा फर्मेंटेशन करने के लिए या किण्वन करने के लिए। ध्यान रखिएगा, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वो फर्मेंटेशन या किण्वन की होती है, और इसमें हम लोग जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कुछ सूक्ष्म जीवों को देखें तो वो विषैले भी होते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, और भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है और व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है। अब आते हैं प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव है ये मुख्य रूप से जलीय जीव है, और मूलतः ये नम स्थानों और जलाशयों के सतह पर प्लैंकटन के रूप में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा जगत के जो जंतु होते हैं वह शरीर में परजीवी या पैरासाइट्स के रूप में भी पाए जाते हैं, और माना जाता है इनकी जो उत्पत्ति हुई है वह मोनेरा जगत से हुई है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और उच्च जीवों की उत्पत्ति इनसे, जैसे कवक, प्लांटी और एनिमेलिया जो जीव हैं, इनकी उत्पत्ति जो है वह प्रोटिस्टा जगत से हुई है। बाकी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, उतना कुछ विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और इनमें जो गति होगी वह अमीबीय या कशाभिकी या पक्षमाभी प्रकार की होती है। अमीबीय या कशाभिकी या पक्षमाभी प्रकार में इनमें क्या होगी, गति होती है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कायिक, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन विधियां तथा सभी प्रकार के सूत्री विभाजन इनमें हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत की तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें प्रोटोजोआ जगत भी आ जाएगा, और प्रोटोजोआ जगत को हम लोग उनके चलने के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे हमारा अमीबीय प्रोटोजोआ हो गया, जो कूटपाद की सहायता से चलते हैं, जैसे अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कशाभिय प्रोटोजोआ जो कि कशाभिय या फ्लैजिला के माध्यम से चलते हैं, ये इसके रूप में हम लोग उदाहरण में रख सकते हैं ट्रिपैनोसोमा। पक्षमाभी प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो इसमें पक्षमाभ पाए जाते हैं, और ये सबसे विकसित प्रोटोजोआ प्राणी होते हैं। जैसे आपका पैरामीशियम चप्पल के आकार का जंतु होता है, ध्यान रखिएगा। है स्पोरोजोआ में एक विशेष चलने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है। विशेष चलनांग जो होते हैं ये अनुपस्थित होता है, ये ध्यान रखिएगा, और इनका जो वितरण है वो बीजाणु या स्पोर के रूप में होता है, इसीलिए इसे स्पोरोजुआ कहते हैं। जैसे हमारा प्लाज्मोडियम जो है हमारा मच्छर, जैसे कि मलेरिया हमारा प्लाज्मोडियम जीवाणु से फैलता है। कवक की बात करेंगे तो कवक सब जगह पाया जाता है, और आज के दिन अगर हम लोग देखें गांव वगैरह में तो कवक आसानी से हमारे पास में उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें पर्णहरित नहीं होता है, ये या तो पैरासाइट्स हो सकते हैं या सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और काइटिन क्या है, एक जटिल शर्करा है, शुगर है, काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। बराबर प्रश्नों में पूछा गया है। कवक का संबंध अगर हम लोग देखें तो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के साथ में इनका संबंध होता है, और इसे हम लोग सिम्बायोसिस के रूप में जानते हैं। और ऐसे सहजीवी जीव जो कि नील हरित शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं, इन्हें लाइकेन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। शैवालों की बात करेंगे तो शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है, और कवक जो है वह शैवाल को आश्रय देता है, साथ ही साथ खनिज और जल का अवशोषण करता है। तो दोनों में अंतर संबंध है, दोनों सहजीविता का संबंध दर्शाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त लाइकेन के विषय में ध्यान रखना है हमें कि लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं, क्योंकि ये प्रदूषित क्षेत्रों में उगते हैं और ऊंचे पादपों जैसे आपका पाइनस के मूल के साथ सहजीवी कवक मूल संबंध बनाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें तो ईस्ट एस्परजिलस पेनिसिलियम, जिसे पेनिसिलिन बनता है एंटीबायोटिक के रूप में, राइजोपस और एगेरिकस
एगरिकस जो कि खाद्य मशरूम के रूप में या गुच्छी के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। कवक में भोज्य पदार्थ की बात करेंगे तो इसमें ग्लाइकोजन और तेल के रूप में भोज्य पदार्थ संचित होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इनमें जनन की बात करेंगे तो जनन 3 प्रकार का होता है कवकों में, पहला सेक्सुअल, दूसरा एसेक्सुअल, तीसरा वेजिटेटिव प्रजनन इसमें होता है। सेक्सुअल की बात करेंगे तो 2 युग्मकों और 2 केंद्रकों का संयुग्मन या जुड़ने से होता है। अलैंगिक की बात करेंगे तो बीजाणु द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है, जैसे आपका म्यूकर और राइजोपस में होगा। कायिक या वेजिटेटिव की बात करेंगे तो विखंडन अथवा कलिकाओं के द्वारा इनमें कायिक जनन होता है। इसके पश्चात हम लोग पादप और पादप जगत के वर्गीकरण और जंतु जगत के वर्गीकरण को आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के इस पहले सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।